कर दे, अगर उस दिन मैं वीडियो बना लूँ तो सही कह रहा हूँ मैं, नहीं बनाऊंगा जिस दिन भी छुट्टी करी है तूने, और टॉपिक भी इतना इंपॉर्टेंट पढ़ा दूंगा ये पिक्चर बन जाए तेरी। देखो क्यों बेटा, सही है ना, कोई मतलब नहीं है ज़िंदगी से। मैंने कल आप लोगों को टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ा दिए, मैंने आपको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मार्केट बता दी, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। जैसे आप लोगों को मैंने बताया किसके हिसाब से मार्केट, ज्योग्राफी के हिसाब से। एक बताया लोकल, ज्योग्राफी के हिसाब से लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल। फिर मैंने आप लोगों को मार्केट बताया टाइम के हिसाब से, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। फिर मैंने आप लोगों को बताया नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के हिसाब से, ठीक है, स्पॉट और फॉरवर्ड। फिर मैंने आप लोगों को बताया रेगुलेशन के हिसाब से, रेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड। फिर वॉल्यूम के हिसाब से, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट। आज पढ़ाता हूँ कंपटीशन के हिसाब से, मेन यही है। पूरा चैप्टर अब किसके ऊपर घूमेगा, इसके ऊपर। सामने देखो कंपटीशन के हिसाब से, देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4। तुम लोगों ने ये 11th में पढ़े हैं, ध्यान से सुनना। 1 2 3 4, शायद मैं ही पढ़ाता था ये चैप्टर। एक इंटरचेंज करते थे मैं और अब्दुल्ली सर, तो यही था शायद वो, ठीक है। चलो देखिएगा ज़रा, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली और ओलिगोपोली। सामने देखो, बराबर से सुनना। देखो परफेक्ट कंपटीशन कौन सा मार्केट होता है, ये वो मार्केट है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, और जो प्रोडक्ट वो बेचते हैं वो होमोजीनियस है, और प्राइस भी यूनिफॉर्म है, एक जैसे। जैसे सब्जी मंडी है, बहुत सारे सेलर हैं, प्याज बेच रहे हैं, बहुत सारे बायर हैं, प्याज खरीद रहे हैं, प्याज का रेट भी ऑलमोस्ट सेम है, 20 रुपये किलो, 40 रुपये किलो। तो हम कह सकते हैं कि सब्जी मंडी इज़ अ परफेक्ट कंपटीशन। हालांकि किताब ये कहती है कि परफेक्ट कंपटीशन के जो फीचर्स है वो सारे कहीं पे भी नहीं मिल सकते, तो ये इमेजिनरी मार्केट है। लेकिन नॉर्मल रूल क्या है कि वो कौन है, परफेक्ट कंपटीशन कौन सा मार्केट होता है जिसमें मैनी सेलर्स है, मैनी को भी लार्ज करना तुम, और लार्ज बायर है, सेलर भी लार्ज है और बायर भी लार्ज है, और जो प्रोडक्ट वो बेचते हैं, सुन लो कान खोल के, वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब जो मैं बेच रहा हूँ, वही हर्ष बेच रहा है, वही भावेश बेच रहा है, वही हरदीप बेच रहा है, सेम है बिल्कुल, होमोजीनियस। एक रत्ती का भी फर्क नहीं है। बढ़ो आगे, तो बोलो, परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट इन विच लार्ज नंबर ऑफ बायर्स and large number of sellers sell homogeneous product। अब आगे आते हैं मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कौन सा होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर नहीं है, मैनी बायर्स एंड सेलर्स है, लार्ज से थोड़े कम, और इसमें प्रोडक्ट होमोजीनियस नहीं है, हर एक का प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग है, थोड़ा बहुत, बिल्कुल होमोजीनियस नहीं। तो दो फर्क आ गए, एक तो सेलर लार्ज नहीं है और एक प्रोडक्ट दूसरे से अलग है। अब ये मार्केट जो ये इमेजिनरी मार्केट नहीं है, इसके बहुत एग्जांपल है। जैसे आपके हो गए सोप मैन्युफैक्चरिंग, कोई बना रहा है लक्स, कोई बना रहा है सिंथॉल, कोई बना रहा है लाइफ बॉय, कोई कह रहा है भैया हमारा फ्रेगनेंस अच्छा है, कोई कह रहा है कि हम लोगों का जो है वो फ्रेशनेस से रिलेटेड है, कोई कह रहा है हमारा स्किन केयर का है, ठीक है, कोई कह रहा है कि हमारा एंटीसेप्टिक है। हर एक अपने साबुन की अलग तरीके से है, सब साबुन। ये को हो गए मोनोपोलिस्टिक। और कमाल की बात, इनके पीछे कंपनी एक ही है, ये सारे प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर के, HUL के। लेकिन HUL का मेरे को इतना गजब लगता है कि अपने ही प्रोडक्ट की अलग अलग मार्केटिंग करो। एक में ब्रांड एम्बेसडर बनाओ ऐश्वर्या राय को, एक में बनाओ करीना कपूर को, एक में बनाओ शाहरुख खान को, एक में इसको, और सब के सब वो भैया मैं तो इसका फ़ैन हूँ ऋतिक रोशन का, तो मैं तो सिंथॉल यूज़ करूँगा, ठीक है। वो बोल रहे हैं हमें लक्स तो बेकार है, सिंथॉल लिया कर, वो HUL हाँ सिंथॉल लिया कर, ठीक है। दोनों वही बना रहे हैं हमारी एस। वो कह रहा है लक्स अच्छा है, हाँ तो लक्स ले। तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कौन सा होता है जिसमें आप बहुत सारे बायर सेलर है, बहुत तो नहीं है, मतलब मैनी है, ये वर्ड को इन्होंने डिफाइन नहीं किया, लार्ज क्या मैनी क्या।
मतलब कोई डेफिनेशन नहीं है कि 100 को लार्ज बोलेंगे और 10 को मैनी बोलेंगे, ऐसी डेफिनेशन नहीं है। बट आप लिखना यही कि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज लिखना, मोनोपोलिस्टिक में मैनी लिखना तो है ही नहीं। अब यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, प्रोडक्ट होमोजीनियस है, यहाँ मैनी सेलर है, प्रोडक्ट क्या है, डिस्टिंग्विश्ड है। क्या है, डिस्टिंग्विश्ड है। फिर मोनोपोली, ये वो केस है, वो मार्केट है जिसमें सिर्फ एक ही सेलर होगा, मोनोपोली, सिंगल सेलर। ठीक है, कौन है, सिंगल सेलर। मोनोपोली भारत सरकार क्रिएट नहीं होने देती है, क्योंकि मोनोपोली कंपटीशन को अवॉइड करती है, और हम इंडिया में चाहते नहीं है कि कंपटीशन अवॉइड हो, क्योंकि हेल्दी कंपटीशन आपके लिए अच्छा है। अब धीरे धीरे बहुत सारी जगहों पे मोनोपोली तो नहीं लेकिन डिओपोली तो होती जा रही है, मतलब सिंगल सेलर नहीं है लेकिन 2 सेलर है। अब जैसे जियो सिनेमा ने अभी डिज्नी हॉटस्टार को भी ले लिया, वाईकॉम 18 को भी ले लिया, और 1-2 के साथ और बात चल रही है। तो अगर इन्होंने इनको ले लिया तो एक तरीके से ये OTT प्लेटफॉर्म में 2-3 ही बचेंगे, एक जियो बचेगा, एक अमेज़ॉन बचेगा, एक नेटफ्लिक्स बचेगा। अमेज़ॉन का भी इतना कोई वो नहीं है, अगर ठीक है नेटफ्लिक्स को तो नहीं ले पाएगा वो, क्योंकि उसकी तो बहुत तगड़ी है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इनकी प्लानिंग होती है बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस की कि क्या क्रिएट की जाए, मोनोपोली क्रिएट। तो मोनोपोली मतलब होती है सिंगल सेलर इन विच यू आर डीलिंग इन अ प्रोडक्ट फॉर विच नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल। आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसके कोई, अभी सिर्फ डेफिनेशन बना रहा हूँ, अगला चैप्टर इन्हीं के ऊपर है, और उसका अगला चैप्टर में इनके कर्व है, ख़त्म। तो आज अभी क्या चल रहा है, बेसिक। फिर ओलिगोपोली, ओलिगोपोली में फ्यू फॉर्म्स होती है, मोनोपोली में तो एक ही होती है, ओलिगोपोली में कितनी होती है, फ्यू। जैसे टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम में कितनी है, जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन। आइडिया वोडाफोन तो एक ही हो गए, BSNL कितनी है, उंगली पे गिन सकते हो। तो ये किसका एग्जांपल है, और मोनोपोली का एग्जांपल दो कोई। रेलवे, उसमें से भारत सरकार ही है, हालांकि रेलवे अभी थोड़ा थोड़ा प्राइवेटाइज किया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बस। वो कौन सी वाली ट्रेन है ना जो अडानी चलाता है, तेजस का अडानी को दिया है, लेकिन रेलवे में अभी भी आप कह सकते हो मोनोपोली है, किसकी, भारत सरकार की। मोनोपोलिस्टिक अभी बताया मैंने, सोप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, परफ्यूम वाली, टूथपेस्ट वाली, कपड़े बनाने वाली। मोनोपोलिस्टिक की तो बहुत है, जिसमें सब लोग माल बना रहे हैं और हर एक का माल एक दूसरे से थोड़ा सा। और परफेक्ट कंपटीशन जहाँ पे सबका माल सेम है, सब्जी मंडी बोल सकते हो, जहाँ सब लोग प्याज बेच रहे हैं, सब लोग 20 रुपये किलो में बेच रहे हैं, बहुत सारे सेलर है, बहुत सारे बायर, और प्याज भी एक जैसा ही है। कभी सब्जी मंडी गए हो, जाते होंगे, कभी तो गए होंगे, तो वहाँ पे आपको होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलेगा, 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, ठीक है वो वाला, और सब एक जैसा ही बेचते हैं। अब यहाँ भीड़ है तो आप इधर से ले लो, इधर से ले लो, इधर से लो। परफेक्ट कंपटीशन है सब्जी मंडी में, एक दूसरे को बुलाने वो के लिए वो लोग चिल्लाएंगे, लेकिन ऐसा बोलेंगे नहीं भैया मेरा प्रोडक्ट इससे अच्छा है, उसका इससे अच्छा है, ऑलमोस्ट प्राइस भी सेम ही रहती है। ठीक है, आगे आते हैं, इस सब की एक टेबल बनी हुई है, ये आप याद रखोगे। ये देखो यहाँ पे सेलर, वेरी लार्ज, लार्ज, स्मॉल, 1 प्रोडक्ट, यहाँ डिफरेंट नहीं है, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ नन है क्योंकि सब्सटेंशियल नहीं है, और यहाँ एक्सट्रीमली डिफरेंट है। एक्सट्रीमली डिफरेंट मतलब क्योंकि आप अकेले ही तो हो, तो जो आप बना रहे हो वो कोई और, क्योंकि कोई और है ही नहीं। यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट है, क्या है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में आपकी डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, जो है वही रहेगी प्राइस की वजह से, क्योंकि प्राइस ही चेंज नहीं होता। यहाँ पे इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि यहाँ फ्यू फॉर्म है ना। अब जैसे आइडिया के कस्टमर एकदम से चले जाए, एकदम से आ जाए, ऐसा नहीं होता। अब जो आइडिया चला रहा है वो, हाँ जियो आया था तो उसने थोड़ा अफेक्ट किया था उस समय पे, लेकिन अब वापस से मार्केट एक तरीके से स्टेबल हो गया। जो एयरटेल चला रहा है एयरटेल चला रहा है, जियो चला रहा है जियो चला रहा है, ये चला रहा है ये चला रहा है। इलास्टिसिटी में बहुत ज़्यादा फर्क है, लेकिन स्मॉल है। तो ओलिगोपोली में और मोनोपोली में स्मॉल होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो होता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी में कहाँ फ़र्क होता है, क्योंकि यहाँ प्राइस में चेंज आने से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। बोलो, मोनोपोली में नहीं आता ज़्यादा, क्योंकि मोनोपोली में आप सिंगल हो। ओलिगोपोली में भी नहीं आता क्योंकि बहुत कम फॉर्म है। किस में आता है, मोनोपोली से। और लार्ज परफेक्ट कंपटीशन में तो बिल्कुल ही नहीं आता, इन इलास्टिक है, यहाँ तो इनफाइनाइट है।
क्योंकि यहाँ पे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि प्राइस ही चेंज नहीं होते, प्राइस चेंज। आगे कंट्रोल, यहाँ पे आपका प्राइस पे कंट्रोल नहीं है क्योंकि मार्केट से चलता है। यहाँ पे सम कंट्रोल है, यहाँ पे सम कंट्रोल है। मोनोपोली में सबसे ज़्यादा कंट्रोल है, क्योंकि आप अकेले हो ना, तो आप प्राइस को जैसे ही सेट करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा खुशी कि ओलिगोपोली में और मोनोपोलिस्टिक में सम क्यों लिखा है? प्राइस के ऊपर कंट्रोल कम क्यों है हमारा मोनोपोलिस्टिक में और ओलिगोपोली में? वाई देयर इज सम कंट्रोल ओवर प्राइस? हाँ तेज बोल। हाँ लेकिन थोड़ा ही क्यों रहेगा? मैं ये कह रहा हूँ, पूरा क्यों नहीं रहेगा? तूने तो बोला बहुत सारे नहीं है, मैनी है, और ओलिगोपोली में फ्यू है। वेरी गुड, थोड़ा बहुत देखते रहना पड़ेगा। तो आपने 10 रुपये से 12 रुपये कर दी प्राइस, तो उतना कंट्रोल है आपके पास। बट आपने एकदम से 20 रुपये कर दी, तो दूसरे भी बैठे हैं, फिर लोग उनसे, तो आपको उनको देख के चलना पड़ेगा। जैसे हम भी अभी मोनोपोलिस्टिक में और ओलिगोपोली में हैं। अब हम लोग अगर फाउंडेशन की फ़ीस रखें, 12th की फ़ीस रखें, तो हमें एक बार देखना पड़ता है मार्केट में क्या फ़ीस है। एकदम से हम बढ़ा या एकदम से कम, मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन अगर हम मोनोपोली में होते तो हम तो अकेले हैं, तो हम प्राइस को जैसे चाहे वैसे शफल। चलो आगे आओ। अब क्योंकि मैं आपको इस चैप्टर में मार्केट पढ़ाऊँगा, तो मार्केट पढ़ाने से पहले हमें रेवेन्यू पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? 3 तरह के रेवेन्यू होते हैं। कॉस्ट भी 3 तरह की थी, TFC, TBC, TC। फिर उनको डिवाइड किया तो AFC, ABC, AC। याद आ रहा है? प्रोडक्शन में भी 3 पढ़ाई थी, TP, MP, AP। टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। तो वहाँ माल बनाने की बात हो रही थी, कॉस्ट में माल की लागत, और अब यहाँ बात होगी माल बेचने की। मार्केट है ना, तो मार्केट में किसकी बात होगी? बिल्कुल सिंपल है, मेरी तरफ देखो। सबसे पहले टोटल रेवेन्यू, मेरे साथ बोलना, ग्रॉस रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। जैसे मैं मेरी दुकान में 100 कचौरी लेके आया, एक कचौरी 20 रुपये की है, 100 × 20 कितने हुए? 2000। 2000 मेरा टोटल रेवेन्यू है। कौन सा रेवेन्यू है? सारी कचौरी बेच के जो मैंने कमा लिया वो मेरा टोटल रेवेन्यू। कौन सा रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू। अब मैंने 2000 कचौरी, 2000 रुपये कमाए। अब मैंने एक कचौरी एक्स्ट्रा बेची, उससे मेरा रेवेन्यू हो गया 2015। तो 15 रुपये का चेंज आया, ये मार्जिनल रेवेन्यू। ये क्या है? और 2000 कचौरी में मैंने 2000 रुपये में मैंने 100 कचौरी बेची, तो 2000 डिवाइड बाय 100, एक कचौरी मैंने 20 रुपये में बेची, ये मेरा एवरेज रेवेन्यू। ये क्या हो गया मेरा? तो मेरे साथ बोलो, जितनी भी यूनिट बेच के आता है टोटल, वो टोटल रेवेन्यू। उसे आउटपुट से डिवाइड कर दो तो एवरेज रेवेन्यू। और एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से जो आता है वो मार्जिनल रेवेन्यू। कई बार मार्जिनल और एवरेज सेम भी होते हैं। कब सेम होते हैं? जब आप एक ही प्राइस पे बेच रहे हो। किस पे बेच रहे हो? जैसे इधर देखो, आपने 100 कचौरी बेची, कितने में? 2000। टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? अब अगर मैं यहाँ एवरेज रेवेन्यू निकालूँ तो 2000 डिवाइड बाय 100, 20। अब आपने 101 कचौरी बेची, वो बेची आपने 2020 में। कितने में बेची? तो आप जब मार्जिनल निकालोगे तो 2020 में से 2000 गए, और एवरेज निकालोगे तो 2020 को 101 से डिवाइड करो, 101 से 202 2 बार कट गया, 20 आ। अब आपने एक कचौरी और बेची और आपका रेवेन्यू कितना हो गया? अब 2040 को 102 से करो, और 2040 में से 2020 हटाओ, तो AR और MR माइट बी सेम। बोलो बोलो, क्या AR/MR इज ऑलवेज सेम? मे बी सेम। कब? जब आप एक ही प्राइस पे बेच रहे हो। किस पे बेच रहे हो? और ये होता है सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन। किस में होता है? क्योंकि इसमें प्राइस सेम होती है।
क्योंकि इसमें बोलो ना, क्योंकि प्रोडक्ट भी सेम होता है, प्रोडक्ट होमोजीनियस है। प्रोडक्ट क्या है? तो जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ वही चीज़, अभी मैंने क्या बोला, हर्ष बेच रहा है, वही चीज़ भावेश बेच रहा है, वही चीज़ हरदीप बेच रहा है। तो जिस चीज़ के मैं 20 ले रहा हूँ, भावेश को भी कितने लेने पड़ेंगे? 20। हरदीप को भी कितने लेने पड़ेंगे? 20। हर्ष को भी कितने लेने पड़ेंगे? वो लोग ज़्यादा कम? तो कम लेने में फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा ही लेंगे, और ज़्यादा लेने में वो दूसरे से ले लेगा। तो हमेशा प्राइस क्या देते हैं? सेम। बच्चों समझ में आ रहा है? अब एक बार टोटल रेवेन्यू और इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से भी टिक कर लो, ठीक है। ये रहा, बिल्कुल सिंपल है डेफिनेशन। टोटल रेवेन्यू मतलब कि जो भी आपके पास सारा अमाउंट बेच के आया है, इसका फॉर्मूला है P इंटू क्यू। क्या है? जहाँ P का मतलब है प्राइस और Q का मतलब है क्वांटिटी। P का मतलब क्या है और Q का मतलब क्या है? ये हो गया। अब इसके बाद एवरेज रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, तो कौन सा आ जाएगा? एवरेज रेवेन्यू। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? एक एडिशनल यूनिट बेच के जो आता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू। क्या है? घर जाते ही टिक कर लेना, ठीक है। ये TR हो गया, ये टेबल भी टिक कर लो। तो टेबल तो क्या बच्चों जैसी टेबल है, यहाँ देखो, एक यूनिट से कितना रेवेन्यू आ रहा है? 10। 2 से कितना आ रहा है? 18। तो 10 को 1 से डिवाइड करूँगा, कितना आएगा? और यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू भी कितना है? 10, क्योंकि इसके ऊपर कुछ था ही नहीं। 2 यूनिट बेच के कितना आ रहा है? 18 को 2 से डिवाइड करूँगा, 18 में से 10 माइनस करूँगा, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू में आने वाला चेंज। और एवरेज रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय आउटपुट, डिवाइड बाय क्यू। क्यू मतलब आउटपुट प्रोड्यूस या आउटपुट सोल्ड? बोलो। रेवेन्यू तो सोल्ड से आता है, प्रोड्यूस से थोड़ी आता है। प्रोड्यूस तो आपने कितना भी करा, सोल्ड से मतलब है। किससे मतलब है? समझ गए? चलो, हाँ, नेक्स्ट। 3 यूनिट से कितना आ रहा है? 24। 4 से कितना आ रहा है? अब अगर 24 को 3 से डिवाइड करोगे तो हाँ, लेकिन 24 में से 18 हटाओगे तो 6। फिर 28 को 4 से डिवाइड करोगे तो 28 में से 24 हटाओगे। अरे समझ गए ना आप तो यार, कि AR कैसे आएगा? TR अपॉन Q। और MR कैसे आएगा? TRN माइनस TRN माइनस 1। चेंज इन टोटल रेवेन्यू। बोलो। पूरी इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब होता है टोटल में आने वाला चेंज। क्या मतलब होता है? जब मैं मार्जिनल प्रोडक्ट बनाऊंगा तो किस में चेंज आता है? टोटल प्रोडक्ट में। जब मैं मार्जिनल कॉस्ट पढ़ाऊंगा तो किस में? टोटल कॉस्ट। जब मैं मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ाऊंगा, टोटल रेवेन्यू। जब मैं मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाऊंगा, पूरी इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब है टोटल में आने वाला चेंज। क्या मतलब है? बोलो। और टोटल में चेंज कब आएगा? जब एक एडिशनल यूनिट बनाऊंगा। क्या करूंगा? अभी मैं जहाँ हूँ वहीं पे रहूँगा तो चेंज। एक एक्स्ट्रा बनाऊंगा, एक एक्स्ट्रा बेचूंगा, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा तो जाके मार्जिनल में, टोटल में चेंज आएगा। सॉरी, लो भाई, ये TR भी हो गए, ठीक है। यहाँ पे तो इसका बाउलों की तरह ये समझा रखा है कि हमने 10 को 8 से डिवाइड किया तो ये आया, 8 से 9 से ये बच्चों जैसी चीज़ आएगी। इसमें अब एक मेन चीज़ है, वो सुन लो तुम, इनके कर्व के शेप। इनके कर्व के शेप, या नहीं, कर्व के शेप यहाँ से काट दो। क्यों काट दो बता रहा हूँ। कर्व के शेप हर मार्केट में अलग है। परफेक्ट कंपटीशन में अलग है, मोनोपोली में अलग है, मोनोपोलिस्टिक में अलग है। तो वो मार्केट अगले चैप्टर में है, तो वहीं पे कर्व के शेप बताऊंगा। यहाँ पे इनकी एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, वो सुन लो बस तुम। यहाँ पे दे रखी होगी ये 2 जनरल ऑब्जर्वेशन याद रखना। आप उतना ही रेवेन्यू प्रोड्यूस करोगे कि जब आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही हो किसी भी मार्केट में। मेरी बात सुन लेना, तीनों के जो कर्व के शेप है ये अगले मार्केट में आएंगे। अगला चैप्टर है मार्केट यूनिट 2, उसमें हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्ट। और तीनों में कर्व के शेप अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि तीनों में रेवेन्यू अलग है। परफेक्ट कंपटीशन में तो क्या है, एक यूनिट 10 में बिक रही है तो 2 20 में ही बिकेगी, 3 30 में ही बिकेगी और 4 40 में ही बिकेगी। लेकिन मोनोपोली में क्या है, चेंज हो सकती है। एक 10 में बिक रही है तो 2 18 में भी बिक जाए। मोनोपोलिस्टिक में भी क्या हो सकती है, चेंज। इसलिए सबके कर्व के शेप क्या है, अलग अलग है। तो हमें ये याद रखना है किस मार्केट में किस रेवेन्यू का क्या शेप है।
लेकिन ये दो जनरल बिहेवियर प्रिंसिपल है जो आपको याद रखने हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कि नंबर 1, आप माल तभी बनाओगे, प्रोड्यूस तभी करोगे, सेल तभी करोगे जब आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है। अगर आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही तो आप धंधे में सर्वाइव नहीं कर सकते एंड यू विल लीव द बिजनेस एंड गो अवे। फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही तो चलेगा, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही तो चलेगा। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी इस कोचिंग को चलाने में मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आती है, मेरी कोचिंग में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, एक बच्चे पे मेरी वेरिएबल कॉस्ट लगती है 5,000 रुपये। कितनी लगती है? तो 20 × 5,000 मेरी कॉस्ट कितनी आती है? 1 लाख। और इस कोचिंग को चलाने में मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट भी कितनी लगती है? 1 लाख। तो इस कोचिंग की मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? बहुत बढ़िया चीज़ समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब मेरे यहाँ 20 बच्चे आ रहे हैं, 20 बच्चे से जो मैं फ़ीस लेता हूँ वो 4,000 लेता हूँ, क्योंकि मार्केट में फ़ीस ही 4,000 है, 4 से ज़्यादा कोई ले ही नहीं सकता, तो मैं भी 4 ही ले रहा हूँ। तो अब आप देखो, आपका रेवेन्यू कितना है? 80, और आपकी कॉस्ट कितनी है? तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना है? बोलो बोलो ना यार, बोलो। और टोटल कॉस्ट कितनी है? तो आपको लॉस हो रहा है कितने का? आप बिजनेस चालू रखोगे? क्योंकि आपका रेवेन्यू आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहा। अब अगर मान लो आगे चल के आपके बच्चे बढ़ गए, जैसे मान लो अब ये 20 बच्चों से भगवान की दया से 50 बच्चे हो गए, सुनो इधर, तो वेरिएबल कॉस्ट तो फिक्स रहती है पर यूनिट में, ठीक है, पर यूनिट में सेम रहेगी। तो एक बच्चे पे अब कितने लगेंगे? वही 5,000। तो 5 से कितने हो गए? 2.5 लाख। फिक्स कॉस्ट अभी भी कितनी लगेगी? 1 लाख। और एक बच्चे से जो फीस आएगी वो तो 4,000 ही आ रही है, तो 4,000 इंटू कितने हो गए? 2 लाख। और यहाँ कितने लग रहे थे? 3.5। तो 2 में से 3.5 गए, पिक्चर बन गई साला। पहले तो फिर भी लॉस कितने का था? 1.20 का, अब कितने का हो गया? ऐसा जादू क्यों हो रहा है? इतनी दुर्दशा क्यों हो गई मेरी? क्योंकि मैं वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर, क्योंकि मेरे को एक बच्चे पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है? 5, और एक बच्चे से मेरा रेवेन्यू कितना है? 4। बराबर याद रखना है। इसीलिए बिजनेस का सिद्धांत है ये, सिद्धांत नंबर 1 क्या? कि यू शुड कंटिन्यू द प्रोडक्शन only and only if you are able to recover your variable cost. बोलो, if you are not able to recover your variable cost, you should leave the business and go away. हमने फैक्ट्री इसीलिए बंद करी क्योंकि हमारी फैक्ट्री से हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रही थी। इतनी बुरी हालत हो गई थी एक समय पे आकर, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन होता था, मैंने तुम्हें कहा था, वो उतना लेवल पे बढ़ नहीं पाया, और जो हम लोग कॉस्ट लगाते थे उसके ऊपर वो ज़्यादा लग रही थी। और प्रोडक्शन ना बढ़ने की वजह से ना तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही थी ना फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रही थी। ठीक है, एक लॉस तो बिजनेस में ये होता है ना कि भैया चलो एक बार एक मशीन लगा दी, चलो ये लॉस हो गया, लगा के पटक दी। जैसे मैंने बोर्ड ले लिया, अब मुझे लगा 2 लाख का बोर्ड है, इससे तो कुछ फ़ायदा ही, यार चलो ठीक है यार पटक दिया, बच्चे तो आ ही रहे हैं ना, इससे वाले कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही तो प्रोडक्शन करते जाओगे, लॉस और बढ़ता जाएगा, तो फिर आप लोगों को बिजनेस करना फीजेबल। ये पिक्चर समझ में आ गई पूरी? तो आप बिजनेस को कब चालू रखोगे? तो देखो, इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। एक कॉमन सेंस है ये कि जब भी फर्म प्रोड्यूस करेगी, कब? जब उसे प्रोड्यूस करने से फ़ायदा मिले ना प्रोड्यूस करने के मुकाबले। अगर उसे प्रोड्यूस करने से और नुकसान हो रहा है, ना प्रोड्यूस करने से फ़ायदा हो रहा है, तो वो कभी भी प्रोड्यूस करना पसंद नहीं करेगी। ठीक है, तो देखो, इन अदर वर्ड्स, अ फर्म शट डाउन इफ द प्राइस इज बिलो ABC। अगर आप वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर, इट विल बी मिनिमम लॉस देन इट्स टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। आप भले फिक्स कॉस्ट को भी रिकवर कर पा रहे हो तो ठीक है, तो वो ऑपरेटिंग लॉस है, वो चलेगा। लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहे तो वो शट डाउन होगा, आपको बिजनेस बंद करना ही पड़ेगा। भले वो शट डाउन टेम्पररी हो सकता है। क्या हो सकता है? आप कुछ समय के लिए बंद कर दो, फिर जैसे ही आपकी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होने लग जाए वापस से प्रोडक्शन चालू कर दो। लेकिन अभी प्रोडक्शन मत करो जब तक आपकी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही। बराबर सुन रहे हो? और लास्ट प्रिंसिपल है
फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ तभी होगा जब मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। अगर आप मार्जिनल रेवेन्यू एक यूनिट बनाने से आपको 20 रुपये मिल रहे हैं और एक यूनिट बेचने पे भी आपको 20 रुपये मिल रहे हैं, ये दोनों बराबर हैं एमआर और एमसी, तो आप प्रोडक्शन को रोक दो, ये मैक्सिमम प्रॉफिट है आप। तो वो आपका मैक्सिमम लॉस है और ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। 2 गाइडिंग प्रिंसिपल्स है किसी भी बिजनेस की। क्या है 2? कि एक तो माल तभी बनाओ जब वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाए, और माल तब तक ही बनाओ जब एमआर एमसी। अब आप मेरी तरफ देखो, सर ये क्या उल्टी सुल्टी चीज़ पढ़ा रहे हो, बेचने पे 20 रुपये आ रहे हैं, बनाने में भी 20 आ रहे हैं, तो मैक्सिमम प्रॉफिट। कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट? ये तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, बनाने में भी 20 रुपये। भैया मार्जिनल है, टोटल नहीं है। मार्जिनल रेवेन्यू जब बराबर होते हैं तो टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाता है। कैसे? समझाता हूँ इधर देखो। मान लो ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है 20 रुपये, हर लेवल पे कितने मिलते हैं मुझे? 20 मिलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट मैंने बताई थी यू शेप होती है। क्या होती है? यू शेप। पहले घिरती है, मिनिमम आती है। याद आ रहा है? अभी कॉस्ट पढ़ा है पिक्चर हो। अब देखो यहाँ पे अगर मेरी कॉस्ट 20 है, ये घिर के कितनी हो गई? 18। फिर घिर के कितनी हो गई? फिर मिनिमम पे आ गई 15, है ना? तो बनाते रहो आप, क्योंकि आपको 20 और ये बराबर नहीं हुई है अभी। ये 20 18, ये 20 17, ये 20 15, ये 20, अब यहाँ से फिर बढ़ेगी 16, फिर 17, फिर 18, फिर इस लेवल पे वापस क्या आ जाएगी? अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। अब इसके ऊपर जाओगे तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 21। फिर कितनी हो जाएगी? फिर कितनी हो जाएगी? फिर कितनी हो जाएगी? तो जितना ज़्यादा आउटपुट बनाओगे उतनी मार्जिनल कॉस्ट क्या होती जाएगी? और मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपका टोटल प्रॉफिट इस लेवल पे आपका टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम है। इसलिए आपको यहीं तक बनाना चाहिए। समझ में आया? ये कर्व से समझाना बहुत आसान है, वापस सुन लेना। जैसे अभी मान लो यहाँ 20 पे थे तो कोई बात नहीं, आपको प्रॉफिट कितना हो रहा था? 0। यहाँ आपके 20 में से 18 गए तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा था? फिर 20 में से 17 गए तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा था? फिर 20 में से 16 गए, आपका प्रॉफिट कितना हो रहा था? फिर 20 में से वापस 17 गए, क्योंकि फिर 17 हो गई, तो भी आपका प्रॉफिट कितना हो रहा था? फिर 20 में से 18 गए, 20 में से 19 गए, 20 में से 20 गए, 0। अब आप इस प्रॉफिट को जोड़ोगे तो 3 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 4 रुपये, 9 रुपये, 9 और 3, 12 रुपये, 12 और 2, 14 रुपये, 14 और 1, 15 रुपये। आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? तो एमआर और एमसी जब बराबर है तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना है? अभी तक आप 15 रुपये कमा चुके हो। अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, भैया सुन लेना कान खोल के, बहुत डीप में समझा रहा हूँ। अब जैसे ही आप आगे जाओगे तो ये यूनिट 21 रुपये में बनेगी। अब तो जब आप 20 में से 21 हटाओगे तो माइनस का 1 आएगा। फिर जब ये 22 हो जाएगा तो माइनस का 2 आएगा। फिर जब ये 23 हो जाएगा तो माइनस का 3। तो जितनी 3 यूनिट बनाई ना, 6 रुपये का नुकसान हो गया। तो 15 में से 6 गए, 9 नीचे गिर गए धड़ाम से। और ये पागलपने क्यों हुए? क्योंकि एमआर एमसी बराबर हो गए थे, लेकिन आपकी लालच खत्म नहीं हुई। आपने कहा और बढ़ाते हैं, और बढ़ाने से एमसी क्या हो गया? बढ़ गया, और वो एमआर को एक्सीड कर गया। तो बोलो मेरे साथ, मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? व्हेन एमआर इज इक्वल टू एमसी। एमआर इज इक्वल टू, समझ में आया तेरे को? हाँ, पढ़ी थी ये बात 11 में? हाँ, याद आ रही है? अरे नहीं भी पढ़ी हो, अभी पढ़ा दी ना वापस, क्या दिक्कत है? तो एमआर और एमसी क्या होनी चाहिए? बराबर। उसी लेवल पे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर फिर लॉस होगा। उसके ऊपर क्या होगा? मेरे कोई कुछ नहीं दिख रहा है, क्या फोटो लेती है? रुक जा, ढंग से बना लेना, फोटो ही लेना है तो। जाहिल, ये एमआर और ये एमसी, ठीक है? तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होगा? यहाँ। व्हेन एमआर इज इक्वल टू, एमआर इज इक्वल टू एंड एमसी शुड बी राइजिंग। यहाँ पे एमसी क्या हो रहा है? यहाँ भी एमआर एमसी बराबर है, लेकिन यहाँ मत रुको, क्योंकि यहाँ एमसी क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। यहाँ एमसी क्या हो रहा है? कंडीशन 1, कंडीशन। याद रखोगे? यही चीज़ यहाँ पे समझा रखी है बहुत अच्छे से। अच्छा सॉरी यार।
अब बना लेना ना यार, इतनी छोटा सा तो गर्व है। ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ, समाप्त, कुछ भी नहीं हुआ है। अब अगला चैप्टर इसके कंटिन्यूटी में ही चलेगा। मैं तुम्हें अब 5 मार्केट पढ़ाऊंगा डिटेल में और उनके कर, लेकिन मेरी याद रख लो ये 2 गाइडिंग प्रिंसिपल से जो मत भूलना। क्या गाइडिंग प्रिंसिपल? बिजनेस शुड बी कंटिन्यू ओनली व्हेन यू आर एबल टू रिकवर योर वेरिएबल कॉस्ट एंड MR इज इक्वल टू MC, MC मस्ट बी राइजिंग। MR MC के बराबर हो और MC क्या हो, वहाँ आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है और वहाँ आपको बिजनेस रोक देना चाहिए।